Hello everyone, myself Madhuri Pawar and today we are going to discuss about antenatal advice। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटीनेटल एडवाइस क्या है, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा कि एंटीनेटल क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का क्राइटेरिया क्या होता है, और जब कोई महिला एंटीनेटल विजिट के लिए जाती है, टोटल कितनी एंटीनेटल विजिट एक महिला को करनी होती है, और जब कोई महिला एंटीनेटल विजिट के लिए जाती है तो वहाँ पे क्या क्या विजिट के दौरान किया जाता है, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑल। और यही हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या केस कॉम्प्लिकेटेड है या नहीं है, किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब जब हमने पेशेंट का एग्जामिनेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद में महिलाओं को कुछ एडवाइस देनी होती है रिगार्डिंग हर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एंटीनेटल एडवाइस के प्रिंसिपल क्या है, हम पहले ये देख लेते हैं। टू काउंसिल द वुमन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रेगुलर चेकअप, हमें यहाँ महिला को ये काउंसिल करनी है कि रेगुलर चेकअप का इम्पोर्टेंस क्या है। टू मेंटेन और इम्प्रूव द हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमन टू द ऑप्टिमम टिल डिलीवरी बाय जुडिशियल एडवाइस रिगार्डिंग डाइट, ड्रग्स एंड हाइजीन, ठीक है। हमें यहाँ पे महिला की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करके रखना है और उसको इम्प्रूव भी करना है, ठीक है, डाइट के थ्रू, ड्रग्स के थ्रू और हाइजीन के थ्रू। टू इम्प्रूव द साइकोलॉजी एंड टू रिमूव द फियर ऑफ द अननोन बाय काउंसलिंग द वुमन, ठीक है। महिला की साइकोलॉजी हमें इम्प्रूव करनी है, ठीक है, और उसको अगर किसी भी तरह का कोई भी फियर है तो उसका फियर या उसका जो डर है हमें उसको रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट, डाइट। अब हमें डाइट के बारे में बताना है कि डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या है। तो द डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी एडिक्वेट टू प्रोवाइड गुड मैटरनल हेल्थ, ऑप्टिमम फीटल ग्रोथ, द स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग लेबर एंड सक्सेसफुल लैक्टेशन। During pregnancy, there is increased calorie requirement due to increased growth of maternal tissue, fetus placenta and increased basal metabolic rate, ठीक है। तो क्या होता है कि हम जो भी डाइट महिला को प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये डाइट ऐसी होनी चाहिए कि इससे क्या है, मैटरनल हेल्थ अच्छी रहे, मदर की हेल्थ अच्छी रहे, मतलब फुल न्यूट्रिशियस डाइट हमें उसको प्रोवाइड करनी है। फीटस की ग्रोथ भी अच्छी हो तो हमें उसकी डाइट में क्या है, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट बढ़ाना पड़ेगा, है ना, प्रोटीन का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, फाइबर का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा, और कार्ब्स जो है उसको, कार्ब्स और जो हमारा फैट है उसको एडिकेट अमाउंट में रखना पड़ेगा। मतलब जो हम थाली हमारे पेशेंट के लिए बनाएंगे उसमें आपका प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट सब इक्वल अमाउंट में होना चाहिए, इसके साथ साथ फाइबर भी होना चाहिए। और हमें ये ध्यान में रख के उनका डाइट प्लान बनाना है जिसमें कि सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स सब कुछ इंक्लूडेड हो, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मल के कंपैरिजन में प्रेग्नेंट वुमन को कैलोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनके अंदर एक फीटस ग्रोथ कर रहा होता है। तो क्या होता है कि 700 किलो कैलोरी हमें यहाँ पे नॉर्मल के कंपैरिजन में इंक्रीज़ कर देनी होती है उनकी डाइट में, ताकि उनका फीटस का ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सके। और इसके साथ साथ क्या होता है, मैटरनल टिश्यूज़ की भी ग्रोथ होती है, फीटस की, प्लासेंटा की, इनकी सबकी ग्रोथ होती है, इसीलिए यहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है। नाउ, एंटीनेटल हाइजीन, ठीक है। अब हमें यहाँ पे महिला को हाइजीन के बारे में भी इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको प्रॉपर पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है। रेस्ट एंड स्लीप के बारे में हमें उसे एडवाइस करनी है। तो रेस्ट एंड स्लीप में हम उसको बोलेंगे कि वो अपने डेली एक्टिविटीज़ तो कर सकती है, जो भी डेली एक्टिविटीज़ वो पहले करती थी सेम डेली एक्टिविटीज़ कर सकती है, बस उन्हें ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करने हैं, कोई भी ऐसे काम नहीं करने हैं जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा जर्क लगे, ठीक है। प्रॉपर उनको रेस्ट लेना है, स्लीप भी लेनी है, मतलब अगर कोई भी एक्टिविटी वो करती है तो 1-2 घंटे काम करने के बाद में थोड़ा सा रेस्ट ले, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद अपनी पूरी करें। बॉल और ब्लैडर हैबिट्स में क्या है कि अगर महिला को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यूजुअली प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन होता है, तो अगर महिला को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसे क्या है, हाई फाइबर डाइट लेनी होगी, ठीक है। और बैकएक और डिस्कम्फर्ट भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से कॉमन रहता है, तो वही अगर वो हाई फाइबर डाइट लेगी तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम उनका सॉल्व हो सकता है। बाथिंग, महिला को हमें यहाँ पे एडवाइस करना है कि वो रेगुलर बात करे, डेली बात करे और अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करें। क्लॉथिंग, शूज़ एंड बेल्ट में क्या है कि हमें महिला को बोलना है कि लूज फिटिंग क्लॉथ पहनने हैं, शूज़ में उसको फ्लैट पहनना है, हील्स नहीं पहननी है, ठीक है, और बेल्ट्स वगैरह ज़्यादा टाइट नहीं लगाने हैं। डेंटल केयर में हमें एडवाइस करनी है महिला को कि वो अपनी गुड डेंटल केयर या ओरल हाइजीन को मेंटेन करके रखे, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी तरह की एंटीबायोटिक्स जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। नाउ, केयर ऑफ द ब्रेस्ट, तो यहाँ पे हमें महिला को एडवाइस करनी है कि ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट में कॉज डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी, अ वेल फिटिंग
ब्रेसियर कैन गिव रिलीफ, ठीक है। ब्रेस्ट एंगॉजमेंट की वजह से महिला को लेट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इसीलिए वेल फिटिंग ब्रेसियर वो पहन सकती है, जिसकी वजह से उन्हें रिलीफ मिलेगा। कोइटस में अगर हम देखें तो जनरली कोइटस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ऑक्सीटोसिन विद कोइटस में कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। वुमन विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मिसकैरेज और प्रीटर्म लेबर शुड अवॉइड कोइटस इफ दे फील सच इंक्रीज यूटेराइन एक्टिविटी, ठीक है। अब यूजुअली क्या होता है कि कोइटस कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, लेकिन होता क्या है कि कोइटस जब होता है तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। तो क्या होता है कि इसमें यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी महिला जिसको प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री है या फिर मिसकैरेज की हिस्ट्री है, ऐसी महिला को कोइटस अवॉइड करना चाहिए ताकि इस तरह की यूटेराइन एक्टिविटीज़ को वो फील ना करें। नेक्स्ट है ट्रैवल। तो ट्रैवल क्या होता है कि जब ट्रैवल बाय व्हीकल हैविंग जर्क आर बेटर टू बी अवॉइडेड स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड लास्ट 6 वीक्स, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट 6 वीक्स में, मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर भी अपन बोल सकते हैं, या लास्ट के जो 1.5 महीने रहते हैं उसमें ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जर्क्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन होने का खतरा रहता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रीटर्म लेबर होने का खतरा रहता है। Now, smoking and alcohol. In view of the fact the smoking is injurious to health, it is better to stop smoking not only during pregnancy but even thereafter. Heavy smokers have smaller babies and there is also more chance of abortion. Similarly, alcohol consumption is to be drastically curtailed or avoided as to prevent fetal maldevelopment or ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। देखिए, स्मोकिंग और अल्कोहल जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मल पीपल्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है, तो फिर तो एक प्रेग्नेंट वुमन के अंदर एक फीटस डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए स्मोकिंग एंड अल्कोहल कैसे अच्छा हो सकता है। अब अगर कोई प्रेग्नेंट महिला स्मोकिंग कर रही है तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या होता है कि इनके जो बेबीज़ होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब कि इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। अल्कोहल लेने वाली महिलाओं में भी बच्चों का जो है माल डेवलपमेंट होता है, इसलिए ये दोनों चीज़ें अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं इम्यूनाइजेशन की तरफ, ठीक है। तो क्या होता है कि फॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग epidemics are rare in the developing countries. Immunization in pregnancy is a routine for tetanus. There are given when others are given when epidemic occurs or traveling to an endemic zone for traveling ओवरसीज़, ठीक है। देखिए, क्या होता है कि ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एपिडेमिक्स जो है आजकल लाइफ थ्रेटनिंग एपिडेमिक्स बहुत कम हो गई है, लेकिन अभी रिसेंटली कोरोना आया था जो कि लाइफ थ्रेटनिंग थी, ठीक है। अब क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पे टिटनेस का वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट वुमन को करवाया जाता है। इसके अलावा अगर किसी तरह की एपिडेमिक आई है या कोई पैंडेमिक आई है, जैसे रिसेंटली कोरोना पैंडेमिक आ गई थी, ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोरोना वैक्सीनेशन भी करवाया गया था, वो उस समय की सिचुएशन के अकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, लाइव वायरस वैक्सीन जैसे कि रुबेला, मीजल्स, माम्स, येलो फीवर आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ठीक है। ये प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं क्योंकि ये लाइव वायरस वैक्सीन होते हैं, ठीक है। रेबीज, हेपेटाइटिस ए एंड बी वैक्सीन टॉक्साइड कैन बी गिवन एज इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट, ठीक है। ये जो वैक्सीन है ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में दिए जा सकते हैं। अब टिटनेस का क्या शेड्यूल होता है प्रेगनेंसी में देने का, वो देखते हैं। टिटनेस इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनेस नॉट ओनली प्रोटेक्ट द मदर बट ऑल्सो द नियोनेट, ठीक है। टिटनेस इम्यूनाइजेशन जो होता है ना वो मदर और बेबी दोनों को ही टिटनेस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखता है। नाउ डेज टीडी टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन आर इन प्रैक्टिस। अभी के समय में टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन लगाया जा रहा है, पहले टिटनेस टॉक्साइड लगाया जाता था, अभी टिटनेस डिप्थीरिया वैक्सीन लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी कैसे लगाता है, इसका 0.5 ml का डोज होता है, IM लगता है, ठीक है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लगाया जाता है फर्स्ट डोज, और सेकंड डोज जो है वो 28 डेज़ के बाद में लगाया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई महिला सेकंड टाइम कंसीव की है, ठीक है, तो सेकंड प्रेगनेंसी में इसको लगाने का क्राइटेरिया क्या होता है कि दोनों प्रेगनेंसी के बीच में अगर 3 साल से कम का गैप है तो सिर्फ एक बूस्टर डोज लगता है, ठीक है। और अगर 3 साल से ज़्यादा का गैप है तो फिर दो डोज लगेंगे। विदिन 3 ईयर्स अगर उसने कंसीव कर लिया है तो सिर्फ बूस्टर डोज लगेगा टिटनेस डिप्थीरिया का।
अब ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट ऑल द ड्रग्स गिवन टू द मदर विल क्रॉस द प्लासेंटा टू रीच द फीटस। ठीक है, जितनी भी ड्रग्स महिला को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दी जाती हैं वो प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंचती है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिस्क्राइबिंग ड्रग्स टू एनी वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसीलिए हमें ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है तो उसको जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जा रही है उसकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए ही प्रिस्क्राइब की जाए। इसीलिए जब भी कोई दवाई अगर लेने की बात होती है, कोई भी ड्रग्स लेने की बात होती है तो आपके गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। नाउ जनरल एडवाइस। द पेशेंट शुड बी persuaded to attend for antenatal checkup positively on the scheduled date of visit. She is instructed to report the physician even at an early date if some untoward symptoms arises such as intense headache, disturbed sleep with restlessness, urinary ट्रबल्स, एपिगेस्ट्रिक पेन, वॉमिटिंग एंड स्कैंटी यूरिनेशन। ठीक है, अब जनरल एडवाइस में क्या है कि महिला जब आपके पास आती है तो हमें ये कुछ एडवाइस उन्हें करनी होती है कि उसे अपना रूटीन एंटीनेटल चेकअप करना होता है। ठीक है, और उसे ये भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि अगर उसके साथ कोई भी सिम्टम्स आते हैं जैसे कि उसको हेडेक हो रहा है और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो रहा है, रेस्टलेसनेस हो रहा है, यूरिनरी डिस्टर्बेंस हो रहा है, यूरिनरी ट्रबल्स हो रही है, एपिगेस्ट्रिक पेन हो रही, नोसिया हो रहा है, स्कैंडिंग यूरिनेशन हो रहा है, तो वो अपने फिजिशियन को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताए तुरंत ही। ठीक है, उसको ये भी शी इज़ एडवाइज टू कम टू द हॉस्पिटल फॉर कंसिडरेशन ऑफ एडमिशन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, महिला को ये भी एडवाइस किया जाता है कि अगर उसके साथ इनमें से कोई भी सर्कमस्टेंसेस हो रही है तो उसे हॉस्पिटल आना पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये सर्कमस्टेंसेस क्या है, जिसमें पहला है पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एट इंटरवल ऑफ अबाउट 10 minutes और अर्लियर एंड कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट एन आवर सजेस्टिव ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। अगर महिला को 10-10 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, वो भी पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन और लगातार 1 घंटे तक चल रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हो सकता है कि महिला अब लेबर में आ चुकी है, अब उसे हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है, एडमिशन की ज़रूरत है। दूसरा, सडन गश ऑफ वाटरी फ्लूइड पर वजाइना सजेस्टिव ऑफ प्री मेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, सडनली अगर वाटरी फ्लूइड वजाइना से चला गया, बहुत सारा पानी अगर उसका चला गया है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले कि बहुत सारा पानी चला गया है, तो इसका मतलब ये है कि प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन उसका हो चुका है, अभी उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है। थर्ड, एक्टिव विजाइनल ब्लीडिंग हाउ एवर स्लाइट इट मे बी। ठीक है, अगर उसको एक्टिव विजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, सडनली उसको विजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है या फिर ये ब्लीडिंग स्लाइड भी हो सकती है, तो भी उसको हॉस्पिटल आना है और हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत है, अब उसे एडमिट होना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को एंटीनेटल एडवाइस समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।